हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ASP डॉट नेट और सी शार्प से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप डॉट नेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी करोगे नेट पे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। पहले तो चलो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमने पिछले उसमें कर लिया है। अब है कि जेनरिक्स क्या होते हैं और इसकी कलेक्शन के ऊपर क्या परफॉर्मेंस बूस्ट क्या है। तो जेनरिक्स जैसे कि हमने बताया, जेनरिक्स क्या होते हैं कि जैसे आपका वो है जैसे आप कोई भी जो भी पैरामीटर उसमें पास करते मतलब जो भी डेटा टाइप पास करते हो वो उसी टाइप की कलेक्शन बन जाती है। तो जैसे कुछ लॉजिक लिखने हो, मान लो सॉर्टिंग का या सर्चिंग का, उसमें आप डिफरेंट लॉजिक्स लिख सकते हो और वो बिहेव कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए अलग और उसके लिए अलग, इंटीजर्स के लिए अलग। तो एक वो फायदा हो जाता है, रीयूजेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। टाइप सेफ रहते हैं कि कई बार ध्यान नहीं रहता हमें कि इन टाइप है या डबल टाइप है, हम किस तरह का दे रहे हैं। तो जब आप जेनरिक्स में बात करोगे तो अगर इंट वाला डिफाइन कर दिया तो आप उसमें डबल वगैरह नहीं डाल पाओगे। तो ये उस तरह से काफ़ी यूज़फुल रहता है। और फिर है बाइनरी कोड यूज़ हो जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन कंपाइल होती है तो एक बाइनरी कोड बन जाता है, तो जो बेसिक है वो कोड सेव हो जाता है। उसके बाद जब टाइप उसके अंदर आता है तो वो उसको रीयूज कर लेता है, तो बार बार उसको कंपाइल नहीं करता है। तो एक बहुत मेजर परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है जेनरिक्स की वजह से। बाकी जेनरिक्स आपके वो भी होते हैं, डेलीगेट्स भी होते हैं। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो फंक्शन पॉइंटर होते हैं। तो उसमें भी वो जेनरिक्स काफ़ी काम आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी एक ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, कन्वर्ट और टू स्ट्रिंग में क्या फर्क है एज कम्पेयर टू टू स्ट्रिंग। तो इसमें है कि कन्वर्ट नल हैंडल करता है, बट टू स्ट्रिंग में आपको एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो नल वैल्यू बट डू स्ट्रिंग डज नॉट नल वैल्यू, तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन दे देता है। तो जैसे स्ट्रिंग नल है और आपने टू स्ट्रिंग अप्लाई कर दिया उस पर, तो वो नल रेफरेंस की एक्सेप्शन दे देगा, बट कन्वर्ट और टू स्ट्रिंग आपको नल वैल्यू दे देगा, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता। अभी आपको ऐसा लग रहा है, पर जब आप एप्लीकेशन बनाना शुरू करोगे तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि बहुत मेजर केसेस होते हैं कि जिसमें आपको पता नहीं चलता कि वैल्यू नल कब आ रही है। तो उन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डेलीगेट्स, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेलीगेट्स क्या होते हैं। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा है कि ये क्या है। टाइप से फंक्शन पॉइंटर है। तो क्या होता है कि हम एक फंक्शन बना देते हैं तो उसका एक पॉइंटर बना देते हैं। तो जैसे आपको ये याद होगा, पॉइंटर क्या होता है, कि रेफरेंस होता है किसी चीज़ का। तो फंक्शन एक मेमोरी में बना, उसका उस पे पॉइंटर बना होता है, तो उस पॉइंटर का रेफरेंस लेकर हमने कर दिया और उसमें हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो क्या करता है, जब भी हम उस नाम से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उस पॉइंटर पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। तो पब्लिक डेलीगेट वॉइड, ये सिग्नेचर है आपका डेलीगेट बनाने का। और इस तरह से हम फंक्शन बना देते हैं। और ये जो हेलो है, ये आपका फंक्शन है। ये देखिए, ये फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेलो। और ये देखिए, जो इसका जो है ना, ये जो सिग्नेचर है ये सेम ही रहता है। तो वॉइड हेलो स्ट्रिंग मैसेज है। तो ये आ, इसका रिटर्न, एक तो रिटर्न टाइप और पैरामीटर, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो डेलीगेट में आएगा। और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेल से। जो ये डेल, अब ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फंक्शन डेलीगेट, ये नॉर्मल डेलीगेट हो गए जो अब बहुत कम यूज होते हैं। जो मेजर यूज होते हैं वो है जेनरिक डेलीगेट्स। तो जेनरिक डेलीगेट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्शन, दूसरा फंक एंड तीसरा प्रेडिकेट। तो एक्शन क्या होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और इसमें हम 16 इनपुट पास कर सकते हैं। तो ऐसी मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास आती है जिसमें आपका रिटर्न टाइप नहीं है, बट 16 तक इंटर मतलब इनपुट आप डाल सकते हो, तो इस केस में आप ये इस तरह के एक्शन डेलीगेट्स बना सकते हो। और इसका भी वही मेथड वही है कि आपको क्या करना है, एक मेथड बनाया, ठीक है। और आपने क्या करा, उसका एक्शन इंट, ये इंट टाइप का बना दिया, प्रिंट ऐसे। और फिर उसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या कि इंट टाइप का है और कोई रिटर्न टाइप तो होगा नहीं, तो इसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। और ये काफ़ी यूज होता है एनोनिमस फंक्शंस में, लैम्डा एक्सप्रेशन में। ये काफ़ी डिटेल जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि कर दिखाओ या कुछ है। बस ये जो मेन चीज़ है इसकी, कि रिटर्न टाइप नहीं होता, 16 इनपुट होते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा है कि फंक, फंक में क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है और 16 इनपुट होते हैं। तो जिसमें रिटर्न टाइप की जरूरत होगी वहाँ पे फंक यूज़ करोगे। ये डॉट नेट 3.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और एक वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है, नॉट अलाउ रेफरेंस और आउट, रेफरेंस और आउट इसमें यूज़ नहीं कर सकते हम।
कैन बी यूज्ड विद एनोनिमस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में पास करते हैं। कई बार होता है कि जैसे अब सोर्टिंग के लॉजिक या कुछ है, तो हम डॉट वेयर कंडीशन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अगर इसकी डिटेल वीडियो बनानी हो तो हम बना देंगे, अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं है उसका। बट इट्स वर्थ नोटिंग कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। ज़्यादातर ये लिंक यू एक्सप्रेशंस में ही हम इसके लिए इस तरह के मेथड बना सकते हैं। और इसका भी वही है कि ये पैरामीटर हो गया, फर्स्ट पैरामीटर तो आपका रिटर्न टाइप हो गया, और बाकी के जो है वो आउटपुट मतलब इनपुट पैरामीटर की तरह यूज होते हैं। इसमें हमने ऐड और ये सम कर दिया। ये सम क्या है, ये हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। और फिर इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ स्टैटिक इंट जो हमारा फंक्शन है, इसको हम इसमें हम लॉजिक लिख सकते हैं और फिर हम इसको पास कर सकते हैं। अब तीसरा होता है कि प्रेडिकेट डेलीकेट। प्रेडिकेट डेलीकेट क्या है कि इट मस्ट टेक वन इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न ए बूलियन, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करता है कि एक इनपुट लेता है और बूलियन रिटर्न करता है। तो इस तरह के अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपके पास, तो उस केसेस में हम आप यूज कर सकते हो। तो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ये भी काफी यूज होता है, जिसको इस तरह से यूज करते हैं, तो प्रेडिकेट स्ट्रिंग। और क्योंकि इसमें हम रिटर्न टाइप बूलियन ही होता है, तो हमें दूसरा पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। तो बस ये रिटर्न टाइप ही बता दिया, इस अपर केस। और इसमें देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई ऐसा है कि जिसको आप अपर केस में यूज करना हो या कुछ मैनिपुलेशन करनी हो, जिसमें एक ही पैरामीटर यूज करना हो, तो वो हम यूज कर सकते हैं। बाकी गाइज ये डाउन मतलब काफी टाइम पहले बनाया था। कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा उसको। तो ये मत कहना कि यार इसको कुछ पता नहीं है, बोले जा रहा है। तो बस ये ओवरव्यू में ही दे रहा हूँ मैं। बाकी हो सकता है काफी चीजें छूट रही हों, बट ये है कि ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो। बाकी अब ये टॉपिक है जो काफ़ी बोल लेते हैं जब आप बेसिक की बात करते हो कि बेसिक गार्बेज कलेक्शन किस तरह से काम करती है। तो जैसे कि हमें पता है कि मैनेज हीप होती है, जो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मैनेज हीप में स्टोर होता है। तो मैनेज इट इज द एरिया इन मेमोरी विच रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड होते हैं, ठीक है। और हम जब नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाते हैं। और एक पोर्शन मिल जाता है, मतलब एक हीप एक बकेट की तरह ले लो, उसमें एक पोर्शन हो गया एक स्क्वायर करके की वो हो जाता है, तो वो एक हीप होता है। अब ये अलग अलग जनरेशन में आता है। तो जनरेशन जीरो क्या होती है, जैसे हमने न्यूली ऑब्जेक्ट बनाया तो जो शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसमें रहते हैं। इट कैन न्यूली कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट विच नेवर एग्जामिनेड। तो ये कभी हम देखते नहीं क्योंकि उसको गार्बेज कलेक्शन को पता है अभी भी आए हैं, तो अब इनका भी कुछ काम होना है। जनरेशन वन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि when initialize select the budget size in KB for generation 0, if the creation of object causes generation 0 surpass its budget, the collection is started। तो क्या होता है कि एक जब जनरेशन जीरो में होता है तो एक साइज होता है, एक बकेट होती है कि इतने साइज का ही ऑब्जेक्ट होना है। अब कई बार होता है कि ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब उसमें हम मैनिपुलेशन करे जा रहे हैं, पर वो जनरेशन जीरो में था, तो वो क्या करता है कि वो जब सरपास हो जाता है वो गार्बेज कलेक्शन क्या करती है, उसको जनरेशन वन में मूव कर देती है। तो जो ऑब्जेक्ट विच आर नॉट कलेक्टेड इन जनरेशन मूव टू जनरेशन वन एंड जनरेशन जीरो इज एम्प्टी। तो उसने क्या करता है कि यार ये तो ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, तो गार्बेज कलेक्शन क्या करती है, उसको जीरो से मूव करके जनरेशन वन में मूव कर देती है। और जनरेशन टू में क्या होता है कि ओवर द सेवरल जनरेशन जीरो कलेक्शन जनरेशन वन में सरप्राइज इट्स बजट लिमिट विच causes जनरेशन टू कलेक्ट garbage from the both generation when surprise prompt to generation 2 है generation 0 promoted generation 1 generation 0 empty। तो इसमें क्या होता है कि जब जनरेशन 2 जो है वो कब अकर होती है, जैसे मान लो कई बार होता है कि सिक्वल का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया या कोई ऐसी चीज बनाई जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और हम उसको किल भी नहीं कर रहे हैं, तो गार्बेज कलेक्शन हैपन होगी। तो जनरेशन वन में उसे लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये सरप्राइज कर रहा है, तो क्या करती है कि जो जिनका काम हो चुका है उसको तो खत्म कर देती है और जिसका काम नहीं हो उसको जनरेशन टू में मूव कर देते हैं। तो ये लॉन्ग लिव ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसे मोस्टली सिंगलटन पैटर्न में जैसे हो जाता है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है काफी टाइम से कि वो सब यूज कर रहे हैं, और ये एसक्यूएल के कनेक्शंस हो गए। तो इस तरह की चीजें हैं वो हमारी जनरेशन टू में मूव हो जाती हैं। अब इसमें आप मेरे ख्याल से 2 दिन का भी टॉपिक हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप और डीप में चले जाना। मेरे हिसाब से बोलने लायक इतना काफी रहता है, क्योंकि कोई हम इसमें थीसिस नहीं लिखने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन में। बस ये थोड़ा सा जनरेशन जीरो वन टू का ध्यान रखो, शॉर्टली ऑब्जेक्ट एक आधा टर्म याद कर लोगे तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। और गार्बेज कलेक्शन को हम फोर्सफुली भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, बट ये मेमोरी कॉस्ट करता है। तो थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है जब हम इसको ऐसा करते हैं। बट कई बार होता है कि किसी लॉजिक की वजह से वो काफ़ी हैंग होता है, और हम नहीं चाहते हैं, तो उस केसेस में हम इस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे डिस्पोजेबल में भी इसको डालकर हम कलेक्ट करवा सकते हैं फोर्सफुली। वैसे तो ऑटोमेटिकली करता है, बट ये नहीं पता होता हमें वो एक्चुअली कब अकर होगी। तो हम फोर्सफुली अकर करनी है तो हम ये सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं जीसी का, विच इज़